सबसे पहले तो ये बताएं कि अब कोई शर्त रह तो नहीं गई कि जो कि आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में रुकावट बने? आपको लगता है कि तमाम तर शराइत अब पूरी हो गई हैं? भाई के उनका ख्याल है कि डिस्काउंट रेट भी हमें बढ़ाना चाहिए। हम्म। और जाहिर है महंगाई की सतह पहले भी हाई थी, अब और होगी। और देखिए अब जो मीटिंग तो वैसे उनकी जो है अभी ड्यू नहीं थी, लेकिन क्या वो एमरजेंट मीटिंग में बुलवाएंगे? स्टेट बैंक क्या करेगा इस पर? क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि जब डॉलर को इतना एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करके 4 महीने ज़ाया किए हैं डॉलर साहब ने, और उसकी सज़ा आज हम सारे भुगत रहे हैं। अगर ये काम करने थे जो अभी आज मिनी बजट में भी किए हैं, तो ये हम 4 महीने पहले कर लेते तो कम से कम एक्सटर्नल फ्रंट पे हमारी सूरत हाल इतनी ख़राब ना होती। अब इस वक्त हमारे जो ज़खायर हैं वो इतने कम हो चुके हैं कि हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना आने वाले दिनों में होगा। अब ये बजट अगर पीर मंगल को पास हो भी जाए और उसके बाद एग्जैक्टिव पहले तो अभी हमारी जो मिशन था वो मुकम्मल करके नहीं गया आईएमएफ का, तो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी अभी टेक्निकली तो साइन नहीं हुआ। अब प्री कंडीशंस पूरी हो जाने के बाद अगर वो साइन हो जाता है फिर एग्जैक्टिव में जाएगा, तो ये देखें मार्च का कोई मिड के बाद तक अगर पैसे आ जाते हैं आईएमएफ से। लेकिन एक बाकी जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी अपने पैसे रोके हुए हैं तब तक के आईएमएफ के साथ हमारा बाकायदा मुआहदा नहीं हो जाता। लेकिन मेरा डॉक्टर ख्याल साहब है एक कि चीज़ बताएं, डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है जिस पे कहा जा रहा था कि वो शेयर करेंगे, और आपने देखा कि सागदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी लेकिन कह दिया था कि जी ब्रेक थ्रू ऑलमोस्ट हो गया, खुशखबरी सुनाई जाएगी। तो मेरा सवाल आपसे है कि एक तो ये बताइएगा कि ये क्यों नहीं हमारे साथ वो शेयर करे पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बनता है इनका। दूसरा ये कि आपको कहाँ लगता है कि जब आए थे सागदार साहब, बड़े जोम से आए थे, बड़े इत्मीनान के साथ आए थे कि जी मैं बात करूँगा और मुझे पता है मैंने कैसे हैंडल करना है, कहाँ गलती उनसे हुई है? जी, सबसे बड़ी गलती तो उनकी ये थी कि अब वो पाकिस्तान नहीं है जो उन्होंने 2000 जब एक प्रोग्राम मुकम्मल किया था तब में, तो उस वक्त बात ये थी कि हमें अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी। अफगानिस्तान में जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से वो हमारा बहुत लिहाज करते थे और दर्जन से ज़्यादा वेवर भी डॉक्टर साहब ने हासिल किए। अब इस वक्त जियो पोलिटिकल रियलिटीज़ भी और जियो इकनॉमिक रियलिटीज़ बदल चुकी हैं। इंडिया बड़ी तेज़ी से थर्ड बड़ी बात जो है वो सुपर पावर बनने के लिए है, और अमेरिका उसको ज़ाहिर है पैम्पर करता है चाइना के ख़िलाफ़ यूज़ करने के लिए। और चाइना वाले जो हैं वो सी पैक में हमारी कमज़ोर जो है उसकी हैंडलिंग, उसकी वजह से परेशान हैं। और हमारे हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। इन हालात में डॉक्टर साहब ने बहुत मिस कैलकुलेशंस की हैं। उनका ख्याल था कि जब मैं जाऊंगा वजीर ख़जाना का चार्ज संभाल कर वाशिंगटन, तो वहीं मैं उनसे साइड लाइन्स के ऊपर कोई वेवर्स और कोई कंसेशंस ले लूँगा। सैलाब का भी एक फैक्टर था जो मेरा ख्याल में नरम गोशा पैदा करता, मगर आपने देखा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी फरवरी से जो तमाशा शुरू हुआ था पीटीआई के ज़माने से, अब तो हम आप पे कोई एतबार नहीं करते, पहले आप प्री कंडीशंस पूरी करें फिर हम आपको कोई डिस्बर्समेंट देंगे। तो ये एक तरह से हमारा जो रियासती सब समझिए इमेज है वो भी दुनिया की नज़र में टार्निश हुआ है कि हम जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते और हमारी पॉलिसीज़ में कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं है। तो रियासती सतह पर ये वादे होते हैं, ये कोई हुकूमतों की सतह पे नहीं होते हैं। या तो हम किया ना करें और अगर कर लें तो फिर उनको पूरा किया करें। एक चीज़ डॉक्टर साहब और बताइएगा, जो चाइना का आपने जिक्र किया, अब देखें ये अमेरिका चाइना राइवलरी में जिस तरीके से हम मारे जा रहे हैं, अब आईएमएफ ने तो आपको भी पता है कि इन सो मेनी वर्ड्स ये कह दिया कि जो आप हमसे पैसा लेने जा रहे हैं, ये पैसा लेने के बाद ये चाइनीज़ पावर कंपनियों का जो कर्जा है आपका वो वापस नहीं करेंगे। इसकी क्या कॉनोटेशन बनती है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? जी जाहिर है अगर इस वक्त पहले से आपको पता है कि ये सारे लोग यही कहते थे कि चाइना के साथ जो आपके लोन्स के मामलात हैं वो आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रहे हैं। और ये बात उनकी ठीक भी थी क्योंकि हमने जो 27 बिलियन देने हैं बाईलैटरल, उसमें से 23 बिलियन तो सिर्फ चाइना के हैं। तो समझे हमने बहुत ज़्यादा जो है वो प्लानिंग के बगैर जो आईपीपीज के तर्ज के ऊपर जहां हमने एनर्जी की अपनी कमी पूरी करने के नाम पे इन्वेस्टमेंट करवाई, तो हमने सोचा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को हम कैसे दुरुस्त करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो बोझ ही नहीं उठा सकेंगे। अब चाइना के साथ जो हमारे इस वक्त लोन के मसाइल हैं वो बड़े सीरियस हैं और वेस्ट कहता है कि जी हम आपको पैसे क्यों दें, जब अगर आप ये पैसा उठाकर जो है वो चाइना को दे देंगे
और चाइनीज भी चाहते हैं कि आप उनके साथ अपने मामला ठीक रखें। अगर आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें तो हो सकता है कि वो हमारी रीशेड्यूलिंग भी करते हो, वही पैसा हमें वापस आ जाता, मगर हम किसी डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते हैं। सही। और अब मैं समझता हूँ कि बड़ी सीरियस ये हालात हैं जो हमें चाइना की तरफ भी मुश्किलात की तरफ लेके बिल्कुल। जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा आम फहम और सिंपल जुबान में हमारे देखने वालों के लिए समझा दीजिए कि ये मिनी बजट आम आदमी की जिंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा, कितना महंगाई का तूफान मजीद आएगा, ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की भी तजवीज़ दे दी है, तो ये सारी सूरत हाल आम आदमी को कैसे इफेक्ट करने जा रही है? जी जाहिर है कि पहला तो बहुत बड़ा जो हमारा फर्क आएगा वो 17 से 18 जब आप सेल टैक्स की शरह करते हैं तो जाहिर है कि वो बिजली के बिलों को भी लगेगी, वो गैस के बिलों को, वो आगे भी उनमें अदरवाइज भी इजाफा हो रहा है। वो सर्कुलर डेट्स की वजह से जो शेयर मिसमैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस के इशू हैं उसकी वजह से भी आम आवाम के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा। फिर जो हमारी वैल्यूएशन हुई है रुपये की उसकी एडजस्टमेंट, अगर हम कोई टैक्स ना भी लगाएं तो पेट्रोलियम की प्राइस तो एडजस्ट होनी है और वो भी ऊपर जाएगी। डीजल के अंदर अभी हमने जो 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगानी थी सिर्फ 32 रुपए लगाई थी, तो वो भी कमी IMF कहता है पूरी करें। अब 850 का बजट रख दिया था पेट्रोलियम लेवी का और उसकी कलेक्शन जो है पहले 7 महीने में इतनी कम हुई है, तो वो गैप जो है वो कहते थे आप किस तरह पूरा करेंगे। अब मेरा ख्याल है कि लग्जरी आइटम्स पे टैक्स लगाना या शुगरी ड्रिंक्स पे लगाना या सिगरेट्स पे लगाना, इस पे तो किसी को कोई इतराज नहीं है, बल्कि उसमें प्रॉब्लम इन्फोर्समेंट का रहता है कि आपकी जो इलिसिट सेक्टर है उसके अंदर वो टैक्स देते नहीं है और फिर टैक्स जो है वो कोई 3-4 बड़ी जो बल्कि दो ही कहना चाहिए जो बड़ी सिगरेट पे हमारी कंपनीज हैं वही 95% टैक्स दे रही होती हैं। तो एक तो FBR को सोचना चाहिए कि सिर्फ टैक्स ही बढ़ाना काफ़ी नहीं है बल्कि उसकी इन्फोर्समेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। और 18% में भी आप देखेंगे कि चीज़ों की कीमतों में तो लोग कई गुना इजाफा कर देंगे, मगर जहाँ तक उसकी कलेक्शन और उसकी डिपॉजिट का मसला है उसमें बड़ा गैप रहेगा, क्योंकि जितना भी हमारा वो सेक्टर है जो FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं, वो हमसे तो 18% ले लेगा मगर आगे जमा नहीं करवाएगा। अब यहाँ बावजूद पता होने के बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस है, यानी कि आप देखें कि अभी तक भी इनके यहाँ जो रजिस्टर्ड सेल टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद 3 लाख भी नहीं पहुंची, जबकि 50 मिलियन तो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स हैं जो फिक्स सेल टैक्स दे रहे होते हैं। ना हम ट्रेडिंग क्लास को टैक्स में ला सके, ना उनसे सेल टैक्स सही वसूल कर सके। तो इस चीज़ों का सवाए इसके कि आप बजट के अंदर ये फिगर रख देंगे, और मेरा ख्याल था कि बहुत सी जो एग्जम्पशंस दी हुई थी सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में, अगर उनको फौरी विड्रॉ करते तो एक तो ये हमें 1% टैक्स ना बढ़ाना पड़ता और उसमें हमारा सही टेस्ट भी हो जाता कि उन एग्जम्पशंस के विड्रॉ करने से हम